नमस्कार। जरा सोचिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई, 272 के बजाय उसे केवल 240 सीटें मिली। तब देश का राजनीतिक परिदृश्य कैसे बन गया था। लोगों ने तो भाजपा के लिए मानो शोक प्रस्ताव लिखकर रख लिया था। कहा जाने लगा कि भाजपा का पतन शुरू हो गया है, मोदी का करिश्मा समाप्त हो गया है, उनकी राजनीति यात्रा अब अंत की ओर जा रही है। और दूसरी ओर लोगों को राहुल गांधी जैसे नेता में करिश्मा दिखने लगा। क्षेत्रीय दलों के नेताओं में भी उन्हें भविष्य दिखाई देने लगा। माहौल ऐसा बन गया कि अब मोदी युग समाप्त होने वाला है और विपक्ष का दौर शुरू होगा। लेकिन यह खुशफहमी अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कमबैक किया कि राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। सरकार चलाने की जो दृढ़ता और प्रभाव 350 सीटों वाली सरकार में दिखाई देता है, वही दृढ़ता मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में दिखाई। न दैन्य न पलायनम, न कोई समझौता न कोई झुकाव। कहीं से भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि जनता दल यू या तेलुगु देशम पार्टी ने नरेंद्र मोदी को किसी प्रकार के दबाव में रखा हो। उल्टे जहां भी मोदी जी दिखाई दिए, वहां सहयोगी दलों के नेता सम्मान पूर्वक उनके प्रति आदर व्यक्त करते नजर आए। नीतीश कुमार तो उनके पांव छूने से भी नहीं कतराए। विपक्ष को उम्मीद थी कि सहयोगी दल बार बार यह एहसास कराएंगे कि यह बैसाखियों पर टिकी सरकार है, प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जिनसे कांग्रेस को ऐसी आशा थी, वही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी बनकर सामने आए। यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन मोदी का अभियान यही नहीं रुका। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो झटका लगा था, उसकी भरपाई ब्याज सहित करने की रणनीति तैयार हुई। संदेश स्पष्ट था, जितना नुकसान हुआ है उसकी राजनीतिक भरपाई विपक्ष से की जाएगी। इसके बाद भाजपा का विजय अभियान राज्य दर राज्य आगे बढ़ता गया। हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, बिहार और दिल्ली और पश्चिम बंगाल एक के बाद एक राजनीतिक सफलताएं मिलती चली गई। पश्चिम बंगाल में भी मिली प्रचंड सफलता की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। विपक्ष को भाजपा ने पूरी ताकत से चुनौती दी। लेकिन अभियान यही नहीं रुका, यहां पे भी नहीं रुका। अगला चरण था सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि विपक्ष के आत्मविश्वास और मनोबल को भी गहरा आघात पहुंचाना। पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। केवल चुनावी हार की बात नहीं रही, पार्टी के कई विधायक, सांसद, पार्षद और स्थानीय संगठन भाजपा की ओर चले गए। विपक्ष के संगठनात्मक ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। मानो पूरी राजनीतिक तस्वीर ही बदल गई देश की। कभी विपक्ष ने कल्पना भी की नहीं होगी कि 240 सीटों पर रुकने वाली भाजपा और नरेंद्र मोदी इतनी तेजी से वापसी करेंगे कि अनेक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी कमजोर हो पड़ जाएगा। क्या किसी ने सोचा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी केवल 25 सीटों तक सिमट जाएगी। लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा परिदृश्य पहले कभी देखने को नहीं मिला। कभी कभी लगता है कि विपक्ष के लोग सोचते होंगे, यदि भाजपा को 300 सीटें मिल जाती या अब की बार 400 बार वाला उनका नारा सच हो जाता, तो शायद वह शांत रहती। लेकिन 240 सीटें मिलने के बाद वह और अधिक आक्रामक हो गई। यह केवल चुनाव जीतने का अभियान नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का अभियान बन गया। यह एक प्रकार का राजनीतिक बुलडोजर है। वह बुलडोजर नहीं जो सड़कों पर चलता है, बल्कि ऐसा बुलडोजर जो राजनीतिक दलों, उनके नेतृत्व और उनके प्रभाव को चुनौती देता है। और पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। सिर्फ 2 वर्षों के भीतर भाजपा ने यह कर दिखाया। और राजनीति के जानकारों का कहना है कि जो कुछ अब तक हुआ है वह केवल 40% है। अभी तो 60% बाकी है। महाराष्ट्र, हरियाणा हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ये इनमें से जो कुछ दिखाई दिया, तृणमूल कांग्रेस का कमजोर होना, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के दल से नेताओं का जाना, फिर शरद पवार की राजनीति में नए समीकरण बनना, इन सब को मिलाकर भी यह केवल 40% ही माना जा रहा है।
यदि यह 40% ही इतना प्रभावशाली रहा, तो शेष 60% कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। जब तक वह समय नहीं आता, तब तक कल्पना कीजिए, और जब वह समय आए, तब उसे स्वयं देखकर निर्णय कीजिए। सोचिए इसके ऊपर। धन्यवाद।